ओके, हेलो एवरीवन। आपका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर हमें स्टार्ट करना था इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 जो है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये हमें स्टार्ट करना था। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ आपको 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, सेक्टर्स, इंडियन एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी हम पहले ही डील कर चुके हैं। इकोनॉमी जो वर्ड था मैं पहले डिस्कस कर चुकी थी। इकोनॉमी का क्या मतलब था कि इकोनॉमिक्स जो है आपके सोशल साइंसेज जो है आपका, उसकी एक डायनेमिक, आप एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं, डायनेमिक एक ब्रांच बोल सकते हैं, जिसमें आप जो भी एक रिसोर्सेज का जो भी कंजप्शन है, आपके प्रोडक्शन है, किस तरीके से उसको अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाता है, तो उसको जिस तरीके से आप प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो इसमें आपको 3 सेक्टर्स मिलेंगे बेसिकली, एक फोर्थ भी होता है क्वार्टरनरी, बट अभी हम आपके पास सिर्फ 3 जो सेक्टर्स हैं वही हम डील करेंगे। तो फर्स्ट सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये एज अ बेस काम करेगा और बाकियों के लिए भी एज अ बेस ही काम करेगा। मतलब प्राइमरी सेक्टर दैट इज द फर्स्ट सेक्टर है, एज अ बेसिक सेक्टर होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और अपने आप में भी एक प्राइमरी सेक्टर होता है, अपने आप में भी एक बेसिक सेक्टर ही होता है। इसमें मैंने लिखा प्राइमरी सेक्टर फॉर्म्स द बेसिक फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। जो भी हम दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे हम यहाँ बना रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में, चाहे हम टर्शियरी सेक्टर में बना रहे हैं, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो सारे ही प्रोडक्ट का जो बेस होगा, जो हम इनिशिएटिव प्रोड्यूस करेंगे, वो हम किस में करते हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में ही करते हैं। इसमें फिर मैंने लिखा व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, हम मिट्टी को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, पानी को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, सोलार एनर्जी को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, टाइडल एनर्जी को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, तो जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको आप यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे के ऐसे डायरेक्ट जो है आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी गुड बना रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। ये जो प्राइमरी सेक्टर में जो भी आप ये गुड्स को बनाया जा रहा है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें बनाई जा रही है, बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक जो भी आपकी नीड्स है उससे एसोसिएटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो वो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जिस भी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जो भी गुड्स बनाए जाते हैं या जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू बनाया जाता है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, और किसके अंडर आती हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर के अंडर आती हैं। इस सेक्टर को एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है आपको एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग और फॉरेस्ट्री से मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर से आपको क्या मिलेगा, कॉफ़ी मिल जाएगी, कॉटन मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, डेयरी से आपको दूध, आप उससे फिर दही वगैरह किसी भी तरीके से बना सकते हैं। फिशिंग इंडस्ट्रीज़ आपको पता होगा, और फॉरेस्ट्री जो भी आपकी लकड़ी, रबर वगैरह कुछ भी है, इस तरीके के नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके आप किसी भी तरीके से कुछ बना पाते हैं, तो वो आपके किस में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में ही आ जाएंगे। इसमें आप क्या करते हैं, नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ भी मैंने यही चीज़ कही थी, यहाँ भी मैंने यही चीज़ कही थी, और यहाँ पर भी, क्योंकि हम नेचुरली कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो जो भी आपके गुड्स बनाए जाएंगे प्राइमरी सेक्टर में वो बेसिकली नेचुरल ही होंगे। आप नेचर से ही कुछ ना कुछ लेकर अपना बनाएंगे। इसमें आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इसलिए क्योंकि कॉटन जो होती है आपके पास, बॉल्स जो मिलकर बनती हैं, जो कॉटन आप घर में यूज़ करते हैं बॉल फॉर्म में जो होता है, उस कॉटन को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, बट उसको आप कल्टीवेट किया जाता है, एग्रीकल्चर के थ्रू उसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। चलिए, अभी हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स की। तो सेकेंडरी सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर्स आर दोज सेक्टर्स इन विच जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को दूसरे किसी फॉर्म में क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। हम आपका जो भी आपका चैप्टर था, हमने आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जब हमने किया था तो हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जो भी आपके नेचुरल प्रोड्यूस होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, मतलब उनकी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म किया जाता है जैसी हमारी नीड्स और हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो
वही चीज़ है सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें आप नेचुरल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, किसी दूसरी फॉर्म में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और दूसरी फॉर्म में जो चेंज करते हैं उसमें जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कैसे की जाती हैं, आपकी कहाँ की जाती है, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, वर्कशॉप में भी कर सकते हैं, होम पर भी, घर पर भी आप कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने क्या किया, कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी आपने जो भी है उसका प्लांटेशन था, आपने तोड़ तोड़ के रख ली। अब रख ली, उसको प्रोसेस जो किया जाता है वो आपके कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। किस तरीके से उसकी पैकिंग वगैरह होती है तो वो आपका कहाँ हो रहा है, फैक्ट्री या इंडस्ट्री में हो रहा है। फिर वर्कशॉप भी इस तरीके की होती है, घर पर भी होता है। जैसे आपके टोंक में जो है कारपेट का पूरा बिजनेस है, बीड़ी जो बनाई जाती है, तो वो सारा किस में आ जाएगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाएगा। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो नेचर से प्रोड्यूस नहीं होते। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में, मशीन्स के थ्रू, लेबर के थ्रू उसको प्रोड्यूस किया जाता है। नेचर से उसको बनाया नहीं जाता। हाँ, उसे नेचर से लेकर आप उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म जो होती है, जो चेंज्ड फॉर्म, जो प्रोसेस्ड फॉर्म जो होती है वो इसके प्रोडक्ट होते हैं और उनको आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बोलते हैं। तो आपके सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट बनता है उन्हें क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहा जाता है। अगर मैं ये फैक्ट्री, होम, वर्कशॉप इनकी बात करूँ तो ये सारी जो होती हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में आती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाती हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्या करती है, अलग अलग, जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री वैरी करती जाती है वैसे ये चीज़ें भी क्या करती जाती है, वैरी करती जाती है। ग्रेजुअली एसोसिएट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये इंडस्ट्रीज भी चेंज होती जाएगी। जैसे कोई दूसरी इंडस्ट्री है, कोई कपड़े का काम करती है, कोई आपके शक्कर बना रही है, कोई आपका ऑयल को किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री अलग अलग होती जाएगी वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो भी क्या करती जाएंगी, अलग अलग होती जाएगी, चाहे उनका बेसिक इंडस्ट्री यही क्यों ना हो। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो क्या हो सकता है, आप यार्निंग जो करते हैं, जो आपका यार्न होता है उसकी आप स्पिनिंग कैसे करते हैं, कपड़े की वीविंग जो होती है वो कैसे होती है। आपने प्लांट से कॉटन तो ले लिया बट उस कॉटन से आप क्या बना रहे हैं, कॉटन फाइबर बना पा रहे हैं। चलिए भाई, अभी तक हमने बात की थी सेकेंडरी सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर की, अब हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, टर्शियरी मतलब थर्ड सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर की डेवलपमेंट में जो भी हेल्प करेगा वो आपका टर्शियरी सेक्टर होगा। ये जो टर्शियरी सेक्टर होता है ये कोई भी गुड्स नहीं बनाता है, कुछ भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करता है, बट क्या करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स वो बनाए जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, चाहे मैन्युफैक्चर्ड गुड हो, चाहे आपका नेचुरल गुड्स हो, कुछ भी है, अगर बनाया जा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी में तो उसका जो एक सपोर्ट होगा वो किसके थ्रू होगा, टर्शियरी सेक्टर के थ्रू होगा, क्योंकि ये अपने से कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हाँ, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अगर मैं टर्शियरी सेक्टर की बात करूँ तो इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर्विस सेक्टर भाई, एक तो सबसे पहले तो इनकी डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर इसलिए इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सर्विसेज को जनरेट करते हैं, ना कि किसी गुड्स को। सर्विसेज को कैसे जनरेट करेंगे भाई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, तो ये जो सर्विसेज होती है इनका जो जनरेशन होता है वो आपके टर्शियरी सेक्टर पे ही होता है। इसके अलावा जो भी आपकी जनरल, जो आपकी बेसिक एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे टीचिंग हो गई, आपके डॉक्टर्स की जो सर्विसेज होती है, वॉशरमैन की जो सर्विसेज हो गई, लॉयर्स की हो गई, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो आपको सर्विस देती हैं, वो सब आपके टर्शियरी सेक्टर में ही आएगी। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपने कॉफ़ी का एक बॉक्स बना दिया, आपने बिस्किट का एक पैकेट बना लिया, आपने कुछ भी चीज़ बना ली, तो उस चीज़ को आप लोगों तक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या अवेलेबल कर पाएंगे, तो वो जो काम होता है वो कौन करता है, आपके टर्शियरी सेक्टर करता है। ये सर्विस सेक्टर इसको कहा जाता है क्योंकि ये सर्विसेज को क्या करता है, जनरेट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी काम होता है किसका,
आपके जो गुड्स को बनाया जाता है, कोई सा भी हो सकता है वो गुड्स, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो सकता है, नेचुरल गुड्स हो सकता है, उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो आपके टर्शियरी सेक्टर में ही किया जाता है। बाकी की जो आपकी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो भी आप टर्शियरी सेक्टर में ही बात करते हैं। कुछ भी हो सकती है, डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है वो आपके सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपके सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, आपके कुक आ रहा है आपके लिए खाना बना रहा है वो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, आपके वॉशरमैन हो गया, लॉयर आपको सर्विस दे रहा है वो भी आपके टर्शियरी सेक्टर में ही आ जाएगा। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड गुड है, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज़ में बनकर तैयार हो रहा है, बट उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो आप उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, हाँ भाई मैं फ़ोटो क्लिक कर पा रही हूँ, मैं वीडियो बना पा रही हूँ, मैं गेमिंग कर पा रही हूँ, तो वो जो सर्विसेज हैं वो आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के थ्रू मिल रही है, मतलब टर्शियरी सेक्टर के थ्रू मिल रही है। तो बेसिकली ये आपका एक सर्विस सेक्टर होता है। चलिए भाई, अभी तक हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब हम देखते हैं ये जो भी आपके सेक्टर्स थे इनमें हिस्टोरिकल चेंज जो था वो किस तरीके से ऑब्जर्व हुआ या किस तरीके से आया। तो अगर हिस्टोरिकल चेंज की हम बात करें तो वेरी बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज जो थी आपकी डेवलपमेंट की, इनिशियल स्टेज जो थी आपकी डेवलपमेंट की, वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर जो था वो आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन चुका था इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम बात कर रहे हैं आपके सेक्टर्स की, किसकी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हमने सब कुछ देख लिया भाई, प्राइमरी में आपके क्या होते हैं, नेचुरल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, आपके सेकेंडरी गुड्स में आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्रोडक्शन होता है, टर्शियरी सेक्टर में आपको सर्विसेज दी जाती हैं, सर्विसेज का जनरेट किया जाता है, और फर्स्ट और सेकेंड सेक्टर जो होता है उसको एडअप भी किया जाता है। ठीक है, हमें समझ में आ गया। बट ये जो सेक्टर्स है ये कभी ना कभी इनिशिएटिव तो हुआ होगा, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी, तो वही हम हिस्टोरिकल चेंज यहाँ पे देख रहे हैं। तो हिस्टोरिकल चेंज में अगर हम वेरी बिगिनिंग की बहुत शुरुआत की बात करें तो ये जो अगर हम इनिशियल स्टेजेस की बात करें डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इनकम जनरेट हो रही थी, वो कौन सा था, सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सेक्टर था। कौन सा था, प्राइमरी सेक्टर, मतलब नेचुरल गुड्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता था। विद प्रॉस्पेरिटी इन दिस सेक्टर, ये इतना ज़्यादा प्रॉस्पर था, इतनी ज़्यादा लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसकी वजह से ये जो था ये प्रोडक्शन भी इसमें क्या होने लगा था, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। क्यों, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होने लगे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन चुका था, लोगों की इनकम इसी से जनरेट हो रही थी। तो अब जैसे जैसे इनकम जनरेट हो रही है तो डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी तो सप्लाई भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो वही चीज़ है कि इसका प्रोडक्शन भी क्या होने लगा था, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर ही चल रहा था प्राइमरी सेक्टर में। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो आपके लोग थे उन्होंने अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ वो कंडक्ट अपना करने लगे, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटी छोटी यूनिट्स में। ये तो बड़े लेवल पर चल रहा था, बड़े लेवल पर ये चीज़ चल रही थी, बट छोटे छोटे लेवल पे लोगों ने अपनी ही छोटी छोटी सब यूनिट्स जो भी थी वो बनाना स्टार्ट कर दिया। और क्या करना स्टार्ट किया कि जो भी है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वो अपने में ही करना स्टार्ट कर दिया, छोटे लेवल पर, बिल्कुल एक जो आपका यूनिट लेवल होता है वहाँ पे, जैसे ट्रेडिंग कर रहा है, कोई पॉटर बना रहा है, कोई कपड़े की वीविंग वगैरह कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई आपका जो भी क्राफ्ट पर्सन हो गए वो हो गए, कोई किस तरीके से आपके वेपन्स वगैरह बना रहा है, कोई टूल्स बना रहा है। तो इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज़, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ थी वो भी वहाँ पर क्या होने लगी, लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, बट कैसे, छोटे छोटे हिस्सों में। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद, अब क्योंकि ये तो छोटे छोटे हिस्सों में, बट ये भी इसकी प्रॉस्पेरिटी यहाँ थी, मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें इंगेज थे, बट बाद में टाइम के साथ क्या हुआ, इसमें लोगों का जो एक अट्रैक्शन होता है वो इसमें बढ़ने लगा, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा। तो अब मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपके मेथड्स थे, क्योंकि ये चीज़ें क्या होने लगी, लोग इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे कि हाँ भाई हमें घड़ा देखना है, घड़ा क्या होता है, या हमें इस तरीके की ज्वेलरी कुछ पहननी है, हाँ भाई हमें इस तरीके का एक कपड़ा पहनना है, तो लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे, तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, तो वहाँ पर नए नए मेथड जो थे मैन्युफैक्चरिंग के, यहाँ पे मैन्युफैक्चर ही तो कर रहे हैं ना आप, इस तरीके से नेचर से थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो अब नई नई एक्टिविटीज़ जो थी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, उनको इंट्रोड्यूस किया जाने लगा।
क्योंकि अब प्रोडक्शन बढ़ने लगा था तो ये जो फैक्ट्रीज थी वो भी क्या होने लगी, अब फैक्ट्रीज आ गई और उनका भी एक्सपेंशन बढ़ने लगा। अभी छोटे लेवल पर ही ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट जैसे सप्लाई बढ़ने लगी, प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो अब क्या हो गई आपकी प्रोडक्शन वो लोग अपने घरों में कितना कर लेंगे, बट अब यहाँ पर फैक्ट्रीज आपके पास आ गई थी। और फैक्ट्रीज भी आई कैसे, इस तरीके से आई कि एकदम से ही बहुत ज़्यादा उनका एक्सपेंशन भी होने लगा था। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर था ग्रेजुअली क्या होने लगा, टोटल प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन भी सेकेंडरी सेक्टर का ही ज़्यादा होने लगा, लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा उसी से होने लगा। तो अब यहाँ पे तो प्राइमरी सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था, अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सालों के बाद सेकेंडरी सेक्टर जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गया था। लोगों को इनकम भी उसी से मिल रही थी, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा उसी से हो रहा था, और लोगों को जो एक इंटरेस्ट था, इन्फ्लुएंस जो था वो भी इसी सेक्टर से था। बट जैसे जैसे आपके कुछ पास्ट ईयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि अभी तक तो सेकेंडरी सेक्टर ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा वही हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन के बेस पे एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा उसी से मिल रही थी, मतलब आपका इनकम का जनरेशन भी सबसे ज़्यादा उसी से हो रहा था। फिर भी हमने कुछ देखा, क्या देखा, हमने ग्रेजुअल शिफ्ट देखा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आपके, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ आपको पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पर क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर से उन लोगों ने अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर लिया, टर्शियरी सेक्टर पर अपना शिफ्ट उन्होंने कर लिया। टर्शियरी सेक्टर मतलब आपका सर्विस सेक्टर। अब क्या हो गया था, सर्विस सेक्टर जो था वो एक इम्पोर्टेंट जो था वो एक सेक्टर बन गया था टोटल प्रोडक्शन के बेस पे, क्योंकि अब सर्विसेज ज़्यादा चाहिए थी। मैंने बोला जैसे भाई अगर आप लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, इनकम बढ़ती जा रही है, तो इनकम अगर बढ़ेगी तो आप लोग खर्चे भी ज़्यादा करेंगे, खर्चे ज़्यादा करेंगे मतलब आपका जो एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको भी आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अब आप लोग चाहेंगे अच्छी से अच्छी आपको सर्विसेज मिलती रहे। तो यही चीज़ थी, यही जो शिफ्ट था, आप डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए भाई, अभी तक हमने हिस्टोरिकल चेंजेस देखे। हिस्टोरिकल चेंज में हमने देखा कि जो आपका सेकेंडरी सेक्टर जो था वो किस में शिफ्ट हो गया था, टर्शियरी सेक्टर में हो गया था। तो ये जो सर्विस सेक्टर जो था, टर्शियरी सेक्टर जो था, इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट कैसे हुआ, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थे वहाँ पर वो एक शिफ्ट आपने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में सर्विसेज क्या थी आपकी जो थी वो जनरेट उनको करनी थी। बट अगर आपके इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ये जो सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर था, ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो रहा है, तो उसके कुछ हम देख लेते हैं किस तरीके से है। तो भाई आपको पता है कि हर एक कंट्री में कुछ बेसिक सर्विसेज क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है। जैसे कि आपको हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं, आपको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, आपको पोस्ट ऑफिसेज चाहिए होते हैं, आपको बैंक्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो ये आपकी एसेंशियल बिल्कुल बेसिक सर्विसेज है जो हर एक कंट्री को चाहिए, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे जैसे किसी भी, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इसमें जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, भाई प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, वो सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छे से देते जा रहा है, उसका भी डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट देख पाएंगे आप प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो इसी के साथ आप सर्विसेज जो होती है उनकी भी डिमांड क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्शन आप कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उनको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, उनकी मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी, उनको ट्रेड भी तो करना पड़ेगा, तो वो सारी सर्विसेज किस में आ जाएगी, आपके टर्शियरी सेक्टर में ही आ जाएगी। इसके बाद जैसे जैसे पर्सन का इनकम लेवल आपका बढ़ता जाता है, जैसे किसी पर्सन का इनकम लेवल बढ़ता जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज की क्या करने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं। मतलब एक पर्सन है, उसके पास 500 रुपये, तो वो क्या करेगा, अपनी जो भी बेसिक उसकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उनको ही वो पूरा करने की कोशिश करेगा। बट उसके पास एकदम से 10,000 रुपीज़ आ जाते हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद उसके थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अब उसको दूसरी सर्विसेज चाहिए होगी, वो जाएगा कहीं घूमने के लिए, चला जाएगा कहीं शॉपिंग वगैरह करेगा। तो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाता है, लोगों की जो नई सर्विसेज को लेकर डिमांड होती है, ज़्यादा सर्विसेज को लेकर डिमांड होती है, वो भी बढ़ने लगती है, जैसे टूरिज्म और शॉपिंग वाली चीज़ें। इसके बाद हमने बात की कि भाई जैसे आपने ये देखा नई नई सर्विसेज जो हैं वो भी आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपने देखा टूरिज्म शॉपिंग बढ़ रही है, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, आप लोग चाहेंगे कि हमारी जो सर्विसेज है बहुत ज़्यादा एडवांस होती रहे, हमें हाथ से कुछ करना ही नहीं पड़े जब हमारे पास इतना पैसा है। तो
तो जैसे जैसे नई नई सर्विसेज आपकी आने लगती हैं, जैसे आप देख रहे हैं पहले तो खाना अगर आपको बनाना पड़ रहा है कहाँ पे चूल्हों पे बनाना पड़ रहा है, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, अब आपके स्टोव वगैरह आ गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अभी आप माइक्रो में किस तरीके से चीज़ें बना लेते हैं, इंडक्शन आपका आ गया। तो जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चीज़ें जैसे जैसे आपके पास एडवांस होती जा रही हैं, पहले आप एक कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे, अब आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन आ गया, iOS आप यूज़ करते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें भी आपके पास क्या हो गई हैं, बहुत अच्छे से डेवलप हो गई है। ये हमने सर्विस सेक्टर की बात की, टर्शरी सेक्टर की बात की, बट अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर एज अ होल ग्रो नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर में जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ एक ही पार्ट क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंटली ग्रो कर पा रहा है, जिसकी हम किसकी बात कर रहे हैं, जो भी आपकी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। कौन सी सर्विसेज, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग या आपके प्राइमरी सेक्टर को क्या कर पा रही हैं, डेवलप कर पा रही हैं। वो तो इतना ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर है उनके प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रहा है। बट अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें जो डायरेक्टली आपके इनकम से या लोगों के डिमांड से डिपेंड कर रही है, यही चीज़ें जो हैं वो क्या हो रही हैं, ग्रोइंग कर रही हैं। मतलब बेसिकली अलग से जो एक पार्ट ग्रो कर रहा है सर्विस सेक्टर में, वो यही पार्ट ग्रो कर रहा है। ओके, हमने देखा था, क्या देखा था भाई, कि आपका जो भी सर्विस सेक्टर है उसका सिर्फ एक ही पार्ट क्या कर रहा था, इम्पॉर्टेंटली ग्रो कर रहा था। बट हमने ये भी देखा कि अब जो भी आपका एक चेंज आप देख पा रहे हैं तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में। जीडीपी का क्या मतलब होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपकी इनकम में जो फाइनल आउटपुट आपके पास आता है वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी होता है। जीडीपी में तीनों ही सेक्टर्स का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। आप इस तरीके से नहीं कह सकते भाई किसका ज़्यादा किसका कम, किसका बिल्कुल ही कम होता है। वो आपको क्या करना पड़ता है, पूरा मेजर करना पड़ता है प्रॉपर जो भी आपके मेथड्स रहते हैं उससे। क्या लिखा है, विद द चेंज सीन इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। जैसे ही आपने तीनों जो सेक्टर्स हैं उनका जो भी पर्टिकुलर शेयर है, मान लीजिए एग्रीकल्चर का 70% हो गया, बाकी का 15% हो गया, तो उस शेयर में जो चेंज हो रहा था उसकी वजह से आपने ये देखा कि एम्प्लॉयमेंट में कोई भी शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिला। मतलब ठीक है, प्रोडक्शन की हमने बात की, भाई एग्रीकल्चर के बाद लोग शिफ्ट हो गए थे किस पे, आपके मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गए थे, बट उनकी जो डिपेंडेंस थी, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो ज़्यादा किस सेक्टर में था, आपका प्राइमरी सेक्टर में ही था। मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो भी एक शिफ्ट था वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिला। एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से लोगों के पास आपको अवेलेबल नहीं हो रही थी। प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इवन नाउ। अभी तक भी अगर हम बात करें तो अभी तक हमने ये तो देख लिया भाई, हाँ भाई इंडस्ट्री सेक्टर की वजह से, सर्विस सेक्टर की वजह से डेवलपमेंट हो रही है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस तरीके से प्रोसेस्ड आपके गुड्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ये चीज़ें हमने देख ली। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट का कंसर्न देखेंगे, हम किसका कंसर्न देखेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट का अगर कंसर्न देखेंगे उसमें कोई शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिला। अगर आप स्किल्ड हैं, अगर चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं तो ही तो आप शिफ्ट कर सकते हैं ना। लोगों के पास इस तरीके का स्किल ही नहीं है, कोई उनको जानकारी नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो किस तरीके से वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर जो है वो अभी तक भी सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो अवेलेबल करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट के केस में बात करें या लोगों का जो इंगेजमेंट हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में इंगेज्ड हैं, तो आपके प्राइमरी सेक्टर में ही होते हैं। क्यों, बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स नियर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इतने ज़्यादा जॉब्स नहीं होती हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आपका प्राइमरी सेक्टर है ना, वहाँ आपका जो एक पोटेंशियल होता है कम एक पर्सन का, और काम होता है ज़्यादा। यहाँ आके लोगों का फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है पोटेंशियल ज़्यादा होता है, काम आपका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। टर्शरी सेक्टर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छी होता है, काम क्या होता है, बहुत ही कम लेवल पर आपको वहाँ करना पड़ता है। तो नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते जाते हैं, जैसे जैसे आप सेक्टर्स पे शिफ्ट करते जाएंगे तो एक जो मास होता है, जो एक ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, वो लोगों का लेबर का तो कम होता जाता है, बट उनका जो स्किल होता है, उनका पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वही मैंने कहा कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो इतनी जॉब्स दे ही नहीं पाते लोगों को। अगर आपको उस तरीके की जॉब्स चाहिए कि आप सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जा पाएँ, तो आपको उस तरीके का स्किल चाहिए होगा, उस तरीके की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग आपको चाहिए होगी, उस तरीके से चीज़ों को एक्सेस आपको करना आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप सिर्फ इसमें ही करते रहेंगे काम, अपने प्राइमरी सेक्टर में ही कर
अंडर एम्प्लॉयड कैसे हो गया? जब वो आपके सारे जो भी सेक्टर्स हैं सेकेंडरी और टर्शरी वो इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे, लोग नहीं काम कर रहे हैं उसमें। मतलब कहाँ काम कर रहे हैं? मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बट फिर भी वहाँ पर लोग अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। वो कैसे? तो उसके कुछ रीजंस हम देखते हैं कि ये जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी तक भी अंडर एम्प्लॉयड क्यों रह गया है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है जितना काम वहाँ पर किया जा रहा है उतना उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? मोर पीपल दैट इज नेसेसरी, जितने जो लोगों की ज़रूरत है, मतलब लोगों की ज़रूरत है 5 और काम कर रहे हैं 50, ठीक है, तो उन सभी को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही वहाँ पर काम करते हैं। नो प्रोडक्शन इज अफेक्टेड इवन इफ फ्यू मूव्स आउट, अगर जो भी आपका प्रोडक्शन है, पूरा टोटल प्रोडक्शन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कम या इस तरीके का डिक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर कुछ लोग वहाँ से निकल भी जाए। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ही लोग उस काम में इन्वॉल्व हैं। पीपल आर apparently working but all of them are made to work less than their potential, लोगों का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से बहुत ही कम लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि अंडर एम्प्लॉयड क्यों रह गए? इसलिए रह गए कि जितने लोगों की ज़रूरत है उन लोगों की जितनों की ज़रूरत है ना उससे कम लोग वहाँ पर, उससे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या है? काम में इंगेज हैं। कम लोग इंगेज हैं, अगर उनमें से 4-5 निकल भी जाएंगे, इनफैक्ट अगर 10-15 भी निकल जाएंगे तो भी आपके प्रोडक्शन में कोई भी इफेक्ट, बुरा कोई भी प्रभाव इस तरीके का कि प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो लोग सोचते हैं मैं काम नहीं करूँ तो दूसरा तो कर लेगा, वो नहीं करे तो तीसरा तो कर लेगा। तो अपने पोटेंशियल, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से बहुत कम उन लोगों को काम करना पड़ता है। और इनफैक्ट करते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, सब अपना एक इंटरडिपेंडेंसी वहाँ पर क्या करते हैं? ब्रीच करने लगते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। मतलब हमें लग रहा है लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है लोग एम्प्लॉयड है, कहीं लगे हुए उनको इनकम मिल रही है, बट उनको जो इनकम मिल रही है वो अमाउंट नहीं है जितना उनकी कैपेसिटी है, जितना उनका पोटेंशियल है, क्योंकि हमें लग रहा है डिसगाइज्ड है, दिख रहा है, बट एक्चुअल में चीज़ें वैसी नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है एग्रीकल्चर में तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरीके के मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे कि आपके एम्प्लॉयमेंट क्या हो और ज़्यादा बढ़े। तो हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे जो भी आपकी गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करे। कौन से लोगों को? जो कि प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना इंगेज्ड है। उससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए लोन उसको मिल गया, उसको पैसा मिल गया, जो भी एक किसान है, अब वो क्या करेगा? उसको वेल बनाना है, कुआं अपना कंस्ट्रक्ट करना है, उसको पैसा मिल गया तो कुएं से वो क्या करेगा? अपना पूरा अच्छा प्रॉपर तरीके से इरिगेशन कर पा रहा है। इरिगेशन कर पा रहा है तो क्या कर पा रहा है? इरिगेशन कर पा रहा है तो वो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो अब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो और ज़्यादा लोगों को काम दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। यहाँ जो उसने इरिगेशन किया हो सकता है डैम और कैनाल्स के थ्रू भी हो, वहाँ पर भी अगर कंस्ट्रक्शन चाहिए तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बढ़ जाएगी, लोगों को वहाँ पर भी काम पर लगाया जाएगा। ये प्रोडक्शन बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया, अब ये जो बनाया है उसने जो प्रोड्यूस किया है उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, स्टोरेज भी करना पड़ेगा, सेलिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, मतलब उसको मार्केट में पहुँचाना पड़ेगा। अब इसके लिए भी प्रॉपर आपको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए होगी जहाँ पर भी ये आपकी इंडस्ट्रीज या सर्विसेज जो होती हैं, मतलब एक तो आपका रूरल एरिया हो गया, एक तो आपका क्या हो गया? रूरल एरिया हो गया, एक आपका हो गया अर्बन एरिया, ठीक है। ये बीच का एक पार्ट होता है जिसको आप सब अर्बन या फिर आप सेमी रूरल बोल सकते हैं, जो आपके यहाँ के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में ही इस तरीके के आपको वहाँ पर क्या करना पड़ता है? इंडस्ट्रीज का सेटअप करना पड़ता है, सर्विसेज अवेलेबल करवानी पड़ती है ताकि यहाँ से सामान यहाँ जा पाए और यहाँ से सामान यहाँ जा पाए। तो इनडायरेक्टली एज ए मीडिएटर, एज ए ब्रिज की तरह यहाँ पर जो होता है वो काम करती है कौन सी? आपकी इंडस्ट्रीज, जिस भी चीज़ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं। उसके बाद वहाँ पर आपको एजुकेशनल सेक्टर्स को भी डेवलप करने चाहिए, टूरिज्म वहाँ पर क्या करना चाहिए? इनिशिएट करना चाहिए, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो भी आपको वहाँ पर स्टार्ट कर देनी चाहिए और नई सर्विसेज जो होती है उसका भी वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, जैसे IT हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हो गया, ऐसे। चलिए भाई अब हम देखते हैं कि ये जो भी आपके 3 सेक्टर्स हैं
वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, किस तरीके से उनका इंटर रिलेशन होता है। तो हम बात कर रहे हैं कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज है, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ना कि उनके एक्चुअल नंबर को। मतलब ये नहीं है कि मैंने आप लोगों को, जैसे मान लीजिए मैं चाय की जो है प्लांटेशन करती हूँ, चाय की मैं खेती करती हूँ, ठीक है, तो मैंने चाय की पत्तियाँ आपको दे दी और मैंने कहा आपको जाइए चाय बना लीजिए। तो चाय की जो पत्तियाँ हैं और जो आपकी प्रोसेस्ड टी होती है, वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, जो प्रोसेस्ड टी होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये करना रहता है कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ को हमें बढ़ाना रहता है, ना कि उनके एक्चुअल नंबर को। तीनों ही सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो हमें तीनों ही सेक्टर में आपकी जो ये वैल्यूज़ और गुड्स एंड सर्विसेज होती है, चाहे किसी में भी बन रही है, चाहे प्राइमरी में बन रही हो, सेकेंडरी में बन रही हो, टर्शियरी में बन रही हो, कहीं पर भी बन रही हो, बट हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो भी चीज़ें ज़रूरी है उनको एडअप उसमें करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं गेहूँ की बात कर रही हूँ, गेहूँ जो है वो 10,000 किलो एक गेहूँ है मेरे पास, कितना है 10,000 kgs में। मैंने उसे बेचा तो पर केजी में 8 रुपये के बेस पर बेचूंगी। मेरे पास कितना है 10,000 kg है और मैंने उसको सोचा कि मैं उसको 8 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचूंगी। तो ये जो वीट है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 80,000। 10,000 किलो है मेरे पास, बट मैंने उसकी वैल्यू क्या रखी कि मैं हर एक किलो पर, हर पर केजी पे मैं क्या दूंगी 8 रुपये में उसको बेचूंगी। तो मेरे पास अब जो वैल्यू हो गई गेहूं की कितनी हो गई 80,000 हो गई। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू और ये जो वैल्यू इसमें क्या डिफरेंस है, तो वो हम देखते हैं कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इसकी वैल्यू नहीं, इसके बाद जो उसकी वैल्यू आंकी जाएगी, आगे क्या काम होता है उसका, फाइनली क्या बना दिया जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वही आपके क्या हुए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, ना कि हर एक गुड्स या सर्विसेज या फिर जो भी होती है उसको खरीदा या बेचा जा सकता है। पत्तियां तो नहीं मिलती है ना मार्केट में, आपकी प्रोसेस्ड टी ही मिलती है। तो आपका क्या होता है, फाइनल जो गुड्स और सर्विसेज होता है उसको ही काउंट किया जाता है, कहाँ पर, आपके जीडीपी में। गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होती है जो सीधा किसके पास पहुंच रही है, कंज्यूमर के पास में पहुंच रही है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती है, जो सीधा अपने कंज्यूमर के पास में पहुंच रही है। इसको एक एग्जांपल से लेंगे, मान लीजिए किसान है, किसान ने क्या किया, गेहूं बेचा, वही कितना 8 रुपये पर केजी के हिसाब से। एक फ्लोर मिल की जो कंपनी है उसको उसने, फ्लोर मिल जो है उसको उसने बेच दिया। इसके बाद ये जो फ्लोर मिल था इसने अपनी मशीन से इस पर यूज़ की और उसको क्या कर दिया, पीस दिया, वीट को क्या कर दिया, फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। अब उस आटे को वो क्या कर रहा है, यहाँ उसने 8 रुपये पर केजी के बेस पे खरीदा, अब किस पे बेच रहा है, वो 10 रुपये पर केजी पर किसको बेच रहा है, एक बिस्किट कंपनी को बेच रहा है। बिस्किट कंपनी ने क्या किया, उस आटे को यूज किया, उससे क्या कर दिया, बिस्किट के पैकेट बना दिए, कितने 4 पैकेट बना दिए। मतलब मान लीजिए एक बार में वो 4 पैकेट बना रहा है, एक बार में 4 पैकेट में बना रहा है, बट उसने फ्लोर जो यूज किया उसके साथ में इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ एड ऑन किया, शक्कर उसमें डाली, ऑयल उसमें डाली, नट्स उसमें डाला। ये जो बिस्किट का पैकेट था ये डायरेक्ट किस पे जा रहा है, आपके कंज्यूमर ने खरीदा, मार्केट में चला गया और इसकी वैल्यू कितनी है 60 रुपये। 60 रुपये में उसने उसको बेचा। तो ये जो सीधा कंज्यूमर के पास में चला गया वो होता है फाइनल गुड्स। तो जीडीपी में जो काउंट होगा वो क्या काउंट होगा, फाइनल गुड्स। इसके बीच में जो भी चीजें आपकी आ रही है, बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, वो सब क्या होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। क्या होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे यहाँ आपने शक्कर डाली, चाय, तेल डाला, नट्स डाले, यहाँ आपने मशीनरी इनपुट्स भी डाले थे। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये वो गुड्स होते हैं जो आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब हम देखते हैं, हमने देख लिया फाइनल गुड्स जो होता है आपका, वो भी हमने देख लिया, इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो भी हमने देख लिया। फाइनल गुड्स की क्या प्राइस थी आपकी 60 रुपीज़ थी और इंटरमीडिएट गुड्स जो भी आपके 3 रुपये, किसी में 2 रुपये, किसी में 10 रुपये, किसी में 8 रुपये लग रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। तो हमने ये कंक्लूड किया, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। जब आपने बिस्किट का पैकेट बनाया और उसकी जो भी आपने वैल्यू रखी 60 रुपये, वो इस तरीके से रखी कि उस 60 रुपये में आपके सारे जो इंटरमीडिएट गुड्स थी उनकी वैल्यू भी इंक्लूड हो गई। हमने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। इसके अलग से इनको आपको उनको चार्ज करना
ज़रूरी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स में ही आपकी इनकी जो वैल्यू होती है वो उसमें ऑलरेडी क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। अब हम एक टर्म देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा जीडीपी में बोलते जा रहे हो, मैंने आपको बताया नहीं। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी भी सेक्टर में प्रोड्यूस की जा रही है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। मैंने बोला वैल्यू बोल रही हूँ मैं, ठीक है, नंबर नहीं बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, तीनों में से कोई भी हो सकता है, किसी भी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, तो वो उस सेक्टर का उस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? उस सेक्टर का उस पर्टिकुलर ईयर के लिए टोटल प्रोडक्शन होगा जिसमें वो उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से हर एक सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन होगा, तीनों सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन होगा। जब मैं उसको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? सम ऑफ प्रोडक्शन इन ऑल सेक्टर्स। मान लीजिए हर एक का 1 यूनिट आया, तो सम मेरे पास कितना आ गया? 3 यूनिट आ गया। तो ये जो 3 यूनिट आया मेरे पास, ये सम आया हर एक सेक्टर का, और यही आपका क्या होता है? जीडीपी। यही आपका क्या होता है? जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। विद इन अ कंट्री क्यों हमने लिखा? कि इसमें विद इन अ कंट्री में आपके तीनों सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग होता है, बट बाद में हम क्या करते हैं? उनको टोटल प्रोडक्शन का हम सम कर लेते हैं। तो पूरे कंट्री में तीनों सेक्टर्स से जो भी आपके पास प्रोडक्शन आया उसकी जो भी आपकी वैल्यू है वही आपकी क्या होती है? जीडीपी होती है। ये जो जीडीपी होती है इसको कैलकुलेट कौन करता है? तो इंडिया में अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री होती है वो करती है। उसमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो मिनिस्ट्री होती है 650 के अंडर जो भी आपके सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसेज होते हैं वही उसको क्या करते हैं? आपको कैलकुलेट करके देते हैं। चलिए भाई, आपका चैप्टर चल रहा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से हमने आपके सारे सेक्टर्स को कंपेयर किया था, जीडीपी का कंसेप्ट हमने देखा था। अब हम बात करते हैं इन सेक्टर्स का भी पर्टिकुलर डिवीजन रहता है। तो जो डिवीजन है वो 2 कैटेगरीज में किया गया है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वो होते हैं जो उन कंपनीज या उन एंटरप्राइजेज, उन प्लेसेस को कवर करते हैं जहाँ पर टर्म्स जो रहती है एम्प्लॉयमेंट की वो रेगुलर होती है। मतलब ऐसे नहीं 2 महीने चला फिर 1 महीने का बंद हो गया, फिर 3 महीने चला फिर 1 महीने का बंद हो गया। जो भी एम्प्लॉयमेंट का एक पूरा टर्म रहेगा वो क्या रहेगा? रेगुलर रहेगा। बीच में उसमें कुछ भी इस तरीके के इंटरमिटेंट नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं ये रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है। थर्ड, हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर इनका रेगुलेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब कंट्रोल यही करेगी, ये कंट्रोल करेगी। तो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, कुछ पर्टिकुलर लॉज ये देती है जिनको उनको फॉलो करना ही करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आपको फॉर्मल प्रोसेसेस और जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना है। Some people working on also have to register themselves with the government and follow rules and regulations. जैसे ठीक है, ये तो आपकी कुछ ऐसे प्लेसेस या कंपनीज हो गई, बड़े बड़े आपके एंटरप्राइजेस हो गए। कुछ जो लोग हैं अपने बेस पर अगर कुछ काम करना चाहते हैं, अपने बेस पर काम करना चाहते हैं, और किस बेस पर करना चाहते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में करना चाहते हैं, तो उनको भी अपने आप को कहाँ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन उनको करवाना पड़ेगा। और जो भी रूल्स और रेगुलेशन, जो भी लॉज रहेंगे, जो प्रोसेसर, जो भी आपके प्रोसेसेस रहेंगे उनको आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जो होती है वर्कर्स की उसमें सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद फिक्स्ड आवर मिलता है वहाँ पर काम का, ऐसे नहीं कि आपको 8 घंटे का बोला गया आपसे 12 घंटे काम करवा रहे हैं, फिक्स्ड आवर रहता है वहाँ पे काम का। बट अगर आप एक्स्ट्रा काम वहाँ पर करते हैं तो ओवर टाइम के लिए आपको पेमेंट की जाती है। कहाँ बात कर रहे हैं हम? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इसके साथ आपको पेड लीव मिलती है, छुट्टी होती है तो उसके लिए भी पे करते हैं। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज में भी आपको पे किया जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। प्रोविडेंट फंड आपका होता है और ग्रेट्युटी जो होता है वो भी आपको दिया जाता है। तो ये हमने बात की ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज्ड है तो बाय गवर्नमेंट, अनऑर्गेनाइज मतलब
गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन यहाँ नहीं रहेगा। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं ये छोटी और बिखरी हुई यूनिट्स होती है, स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं, लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर ही होती हैं। अपना जो भी होता है ये खुद ही मेंटेन या ऑर्गेनाइज करके चलती हैं। अगर हम बोले तो ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है कुछ, अपने ही बेस पे छोटी छोटी यूनिट्स में ही अपना काम करते रहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, जब कोई इस तरीके का कंट्रोल ही नहीं रहेगा, कोई मैनेजमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगी, तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं रहेंगे। यहाँ जो जॉब्स होती हैं वहाँ पर आपको जो पेमेंट मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है, और वो भी क्या होती है, रेगुलर नहीं होती, कभी पेमेंट कर दी कभी नहीं की। नो प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स, मतलब इस तरीके का कोई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होता है। आप जितना काम कर रहे हैं आपको उतना भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, और कर रहे हैं तो उतना ही पेमेंट मिल रहा है, तो कोई फ़ायदा आपको यहाँ पर नहीं मिलता। नो वर्क सिक्योरिटी, कोई वर्क की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी बिना किसी रीज़न के वहाँ से निकाल भी सकते हैं। वर्क लाइफ कैसा काम हो सकता है, सेलिंग ऑन स्ट्रीट, स्ट्रीट पर जो आप सेलिंग वगैरह देखते हैं, कोई रिपेयर वर्क करते हैं, वो भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आता है। अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो इसमें आपके जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स हो सकते हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो सकते हैं, शेयर क्रॉपर्स हो सकते हैं, और आर्टिजन्स हो सकते हैं। इनका कोई भी फिक्स्ड जॉब नहीं होता है। अर्बन एरियाज़ की मैं बात करूँ तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, ट्रेडिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, अर्बन एरियाज़ में उनका भी कोई फिक्स्ड इस तरीके का रेगुलर काम नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, चलिए भाई अब बात कर लेते हैं। अभी हमने जो देखा था वो हमने देखा था सेक्टर्स का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे एक तो ऑर्गेनाइज्ड है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, कंट्रोल होता है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। अब हम सेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। सेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर क्या असेट अपना ऑन करता है, उसके पास क्या चीज़ होती है, और किस चीज़ को डिलीवर करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस बेस पे हम दो तरीके के देखते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। जब मैं पब्लिक की बात करूँगी तो इसमें जो भी असेट रहेगा या जो भी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा। जैसे रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, यहाँ पर जो भी सर्विसेज दी जाती है या जो भी आपको असेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनका पर्पस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के अंडर रहता है, इसका पर्पस आपका सिर्फ अर्न प्रॉफिट के लिए, फॉर अर्निंग या प्रॉफिट के लिए या अपने ही बेनिफिट्स के लिए नहीं होता है। गवर्नमेंट जो मनी रेज करती है वो टैक्सेस के थ्रू करती है। आपको कुछ भी चीज़ अवेलेबल करवा रही है, कोई भी सर्विस आपको दे रही है, कुछ भी आप खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें वो हर एक चीज़ पर क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है, और उसी से वो अपने फंड्स को क्या करती है, रेज करती है। जबकि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूँ तो ये या तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के कंट्रोल में रहता है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल में रहता है। जैसे आपके टिस्को हो गई, टाटा एंड आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडिया लिमिटेड हो गई आपकी, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ या सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करना है। ठीक है, इसमें जो भी आपको जैसे अगर हमें उनकी कोई भी सर्विस चाहिए, अगर हमें उनका कोई भी सामान चाहिए तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा, हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे। इसी के साथ हम तीन चीज़ें और देख लेते हैं कि भाई जो भी आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं जैसे हैवी स्पेंडिंग हो गई, जैसे कंस्ट्रक्शन करवाना है, रोड्स करवाना है, ब्रिजेस, या आपके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ रहती है ये प्राइवेट कंपनी अकेले में नहीं कर सकती, अकेले से वो इस तरीके के काम नहीं कर सकती है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है, एक जॉइंट वेंचर करना पड़ता है, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। सर्टेन एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग हैवी स्पेंडिंग, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। सो दीज आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अकेले नहीं कर सकता, अपना पैसा सारा क्यों लगाएगा उस पर। इसी के साथ हम एक चीज़ और देखते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट भी करती है। किस एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करवाना है अफोर्डेबल प्राइस पर, जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री हो गई वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है, अगर वो आपको सप्लाई कर रही है तो उसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो उसको एक अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल करवाना। दूसरी चीज़ जैसे व्हीट और राइस किसानों से ले लेना एट फेयर प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइसेस पर नहीं, अच्छे खासे थोड़े बहुत दामों में उससे खरीद लेना, फिर उसकी स्टोरिंग करना गोडाउन्स में, फिर उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना थ्रू राशन शॉप्स लोअर प्राइस पर। मतलब
कुछ भी चीज़ अगर उसके पास आ रही है जो कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर उस चीज़ को लेगा और बहुत ही लो प्राइस पर लोगों में वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें कि इसकी गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें एक बिल्डिंग कैपेसिटी की, अगर हम बात करें या कुछ भी इस तरीके के एक्सप्लोरेशन की बात करें ओवरऑल, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन फैसिलिटीज़ और उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ये दोनों चीज़ें ही लोगों को प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की एक मेन या एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो होती है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।